हम आज जो यूनियन बजट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है इंडिजिनियस ग्रोथ। तो इंडिजिनियस ग्रोथ इट्स फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड द emerging tech, AI and the robotics. Secondly, it focus on the simplification. It means easing compliance burdens like the NRI property TDS, removing the GST intermediary rules. The third is the enforcement, means tightening the loopholes. For example, the foreign asset disclosure, buyback tax, SGB's rules like that. So the approach is structural, digitizing compliance while lowering the procedural hurdles for the honest errors. So then after the direct tax ITR filing deadlines and the compliance. So earlier the deadline was that about the July 31. So now there is the same, there is no changes, but new deadline for the non-audit business ITR 3 and ITR 4, that was the financial year for 2025 and 26, that is August 31. There is no change. But for the revise, if you want to revise the any return, then you can just uh, revise that return up to the next year, up to 31st March. तो ये डेडलाइन पहले क्या थी, अब हमारी जो डेडलाइन थी वो दिसंबर तक थी। ये अब मार्च 31 तक रिवाइज आप रिटर्न आप वो फाइल कर सकते हो। तो इनकम अप टू द 5 लाख है, 1000 है। अगर लेट फीस आप भर रहे हो, डिले रिवाइज रिटर्न आप भर रहे हो, तो अगर 31 दिसंबर के बाद भरोगे तो इनकम जो अप टू द 5 लाख है तो 1000 उसका जो फाइन है। अगर इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस अप्लाई होंगे अप्रैल 1 2026 से। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स है, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन टाइटनिंग जो किया है उसमें, तो जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड थे एसजीबी, तो न्यू रूल क्या है उनके लिए, टैक्स इंक्लूजन। तो टैक्स जो एक्सक्लूजन है और रिडम्पशन इज नाउ अवेलेबल ओनली इफ बॉन्ड्स वर ओरिजिनली सब्सक्राइब। अगर बॉन्ड्स आपने ओरिजिनली सब्सक्राइब किए उस केस में जो रिडम्पशन है उसको रिडम्पशन है जो आपका, उसमें जो टैक्स एक्सक्लूजन हो जाएगा। और रिडम्पशन इज नाउ अवेलेबल ओनली बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के लिए जो रिडम्पशन है उसके लिए एक्सक्लूजन अवेलेबल ओनली, सिर्फ बॉन्ड्स के लिए। तो इम्पैक्ट है सेकेंडरी मार्केट बायर्स आर इनएलिजिबल फॉर द टैक्स एक्सक्लूजन्स, इंटरेस्ट रिमेन्स द टैक्सेबल। इंटरेस्ट जो बनेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जो वो इनएलिजिबल होंगे जो कौन से, जो सेकेंडरी मार्केट बायर्स हैं, वो प्राइमरी मार्केट बायर्स नहीं, सेकेंडरी मार्केट बायर्स। जो हम शेयर बाई बैक की बात करें तो इसमें चेंजेस क्या हुआ है, प्रोसीड नाउ टैक्स अंडर द कैपिटल गेन्स, प्रीवियसली डिविडेंड इनकम माना जाता है इसको अब, लेकिन इसको द प्रोसीड नाउ टैक्स अंडर द कैपिटल गेन्स के अंदर उसको एज ए टैक्स माना जाएगा। वो आपकी कैपिटल गेन मानी जाएगी। पहले वो आपकी डिविडेंड इनकम मानी जाती थी, अब वो कैपिटल गेन मान के उसके ऊपर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अब प्रमोटर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एडिशनल बाईबैक टैक्स उसके ऊपर लगेगा। इफेक्टिव टैक्स आउटगो क्या होगी, 22%। कॉर्पोरेट जो प्रमोटर्स हैं उनको 22% है, और नॉन कॉर्पोरेट उसमें 30% जो इफेक्टिव टैक्स लगेगा, जो टैक्स है वो बर्डन बढ़ेगा। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी की बात करें, वो इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर्स हैं जो 0.02% था, अब 0.05% ये बढ़ गया है। ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर 0.10% टैक्स था, अब वो बढ़ के 0.15% हो गया। ऑप्शन एक्सरसाइज थी 0.13% थी, वो 0.15% हो गई। तो इसमें ये थोड़ा चेंजेज हुआ है। कुछ डायरेक्ट टैक्स है जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है, थोड़ा कॉस्टली हो गया है। यू हैव टू पे द मोर टैक्स ऑन द अर्निंग और इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब उसके बाद आता है टीसीएस रेट्स एंड टीडीएस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। अब टीसीएस रेट चेंजेस किस किस में हुए हैं, अल्कोहल, टेंडू लीव्स एंड स्क्रैप। पहले ओल्ड रेट 1% था, अब बढ़ा के 2 रेट कर दिया। ठीक है। एजुकेशन मेडिकल रिमिटेंस है जो अगर 10 लाख से जो ज्यादा है उस पर पहले 5% जो टीसीएस था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज 5% था, अब ये कम करके इसमें थोड़ी सी राहत मिली है, 2% हमारा हो गया है। ओवरसी टूर पैकेज पे तो 5% या 20% टायर्स, अलग अलग टायर्स पे लगता था, 5% से लेकर 20% तक टैक्स देना होता था हमारे ओल्ड रेट के अकॉर्डिंग, जब कोई हम टूर पैकेज हमारा जो था उस पर। लेकिन अब क्या, केवल फ्लैट 2% हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम 20 लाख का कोई हमारा टूर पैकेज है तो 20 लाख के ऊपर लगभग 20% लगा लो, 4 लाख हमें वो देना पड़ता था। अब केवल हमें 2% वो
जो 40,000 हमें देना पड़ेगा उस पर टैक्स। तो ये हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया इसमें भी। टीडीएस प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ? एनआरआई जो प्रॉपर्टी सेल है, जो भी एनआरआई प्रॉपर्टी सेल करेगा, तो बायर नो लॉन्गर नीड टैन, तो बायर को कोई टैन की जरूरत नहीं है। एंड कैन यूज द पैन, वो पैन कार्ड यूज कर सकता है, पैन कार्ड बेस्ड चालान फॉर द सेक्शन 194 IA, सेक्शन 1A। फॉर्म 15G एंड 15H इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन अलाउड सबमिट डायरेक्टली टू द डिपॉजिटरीज, CDCL एंड NSDL, ठीक है, टू कवर ऑल द पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन अलाउड कर दी गई अब 15G और 15H में। नाउ मैन पावर सप्लाई क्लैरिफाइड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर TDS पर्पजेज, नो टेक्निकल फीस, उसमें कोई टेक्निकल फीस नहीं लगेगी। उसको क्लैरिफाई कर दिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो काम होता था फॉर TDS पर्पजेज, उसको क्लैरिफाइड किया। वो नोट कोई उसमें नॉन टेक्निकल फीस कोई नहीं रहेगी, वो सिर्फ TDS पर्पजेज के लिए रहेगा। देन डायरेक्ट टैक्स की बात करें, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम्स, तो इसमें क्या है, तो टारगेटेड नज स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर लाइक द स्टूडेंट्स है या ESOP है, जो तो एम्प्लॉय जो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं उसके लिए, होल्डर्स है ESOP होल्डर्स who inadvertently fail to disclose the foreign assets, mandatory disclose for all the residents owing the foreign assets। तो इसमें क्या है, पार्ट ए है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड इनकम। अगर किसी की 1 करोड़ से कम है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी इनकम या एसेट्स को, तो उसके ऊपर टैक्स पेयर हु डिड नॉट डिस्क्लोज द फॉरेन एसेट, तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, जितने भी एसेट्स है उसका 30% उस पर पेनल्टी लगेगी। असेट वैल्यू प्लस 100% एडिशनल टैक्स, जितना टैक्स बनता था उसका वो लगेगा, प्लस उसके अलावा 30% जो एसेट्स वैल्यू है उसका पेनल्टी लगेगी। पार्ट बी है इनकम डिस्क्लोज बट एसेट्स नॉट डिस्क्लोज, इनकम उसने डिस्क्लोज कर दी लेकिन एसेट्स उसने डिस्क्लोज नहीं किए। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिफॉल्ट होगा, अगर उसका जो इनकम है, जो एसेट्स वैल्यू है वो 5 करोड़ से कम है, तो उसमें फी क्या लगेगी, फ्लैट ₹1 लाख उस पर लगेगा ही लगेगा, तो 1 लाख सीधा उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये जो है नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी या इनकम है या एसेट से डिस्क्लोज नहीं करता तो उस पर ये लगेगा। उसके बाद आता है हमारे कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल इंसेंटिव्स। अब टैक्स हॉलीडेज इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, डाटा सेंटर है, फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विसेज एग्जेम्प्ट ऑन द इंडिया इनकम अंटिल द 2047 तक उनको एग्जेम्प्ट है, कोई इस पे क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स हॉलीडेज, तो टैक्स में इसमें भी फाइनेंशियल जोन है, जैसे IFSC यूनिट है, हॉलीडेज एक्सटेंडेड टू द 20 ईयर्स आउट ऑफ द 25। OBU इन सी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी यूनिट्स हैं, वो हॉलीडे एक्सटेंडेड टू द 20 ईयर्स, प्रीवियसली 10 से बढ़ा के 20 कर दिया। अब नॉन रेजिडेंट बेनिफिट्स क्या है इसमें, एक्सपर्ट स्टेइंग मोर देन द 5 ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स आर टैक्स एग्जेम्प्ट, जो 5 साल से ज्यादा जो एक्सपर्ट है स्टे करते हैं इंडिया के अंदर जो NRI है, तो फॉर गवर्नमेंट स्कीम आर टैक्स, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो मैट एग्जेम्प्ट फॉर द नॉन रेजिडेंट्स अंडर द प्रेजेंटिव स्कीम के अंडर वो एग्जेम्प्ट उनका टैक्स है। अकाउंटिंग रिफॉर्म्स में ICDS स्क्रैप्ड मर्ज इनटू द IND एज ICDS फुली रिमूव्ड बाय द टैक्स ईयर बाय, ये फुली रिमूव कर दिया जाएगा, जो आपका जो इंडस या ICDS जो स्क्रैप्ड है वो टैक्स आपको फुली एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। अब GST स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या है, GST में क्या चेंजेस है, तो पोस्ट सेल डिस्काउंट, नो नीड टू लिंक डिस्काउंट टू एन एग्रीमेंट और इश्यू क्रेडिट नोट फॉर द डिडक्शन, डिडक्शन के लिए आपको कोई भी इश्यू क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करना पड़ेगा, और आपको ना ही कोई आपको जो डिस्काउंट है वो लिंक करना पड़ेगा एग्रीमेंट के साथ। देन क्रेडिट डेबिट नोट्स, जो स्ट्रिक्टर लिंकिंग टू द ओरिजिनल इनवॉइस इज रिक्वायर्ड, लेकिन ओरिजिनल जो इनवॉइस लगाना उनको जरूरी होगा, लिंक करना पड़ेगा आपको इनवॉइस से, जितने भी इनवॉइस है वो GST के पर्पज से। रिफंड्स है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, प्रोविजनल रिफंड्स अलाउड, अब प्रोविजनल रिफंड ले सकते हो। एक्सपोर्ट्स मिनिमम रिफंड थ्रेशोल्ड रिमूव, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था कि इतना आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए तो ही आपको रिफंड मिलेगा, तो वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वो रिमूव कर दिया गया है, जितने भी एक्सपोर्ट्स करते हो वो GST के अंडर से। इंटरमीडिएट सर्विसेज स्पेशल रूल रिमूव, जो स्पेशल रूल था वो रिमूव कर दिया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज नाउ
द रिसिपिएंट्स लोकेशन, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपका रिसिपिएंट लोकेशन कंसीडर होगी, जो रिसिपिएंट की जो रिसीव करेगा उसकी लोकेशन आ गई, उसके हिसाब से वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एडवांस रूलिंग जो नार स्ट्रेंथन टू द रिजोल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट अथॉरिटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको, जो नार है उसको स्ट्रेंथ किया गया उसके कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए। अब कस्टम स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी गोल्स हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या किया गया है, इफेक्टिव रेट्स बिल्ड डायरेक्टली इनटू द टैरिफ शेड्यूल, रिड्यूसिंग द नोटिफिकेशन डिपेंडेंस, तो जो नोटिफिकेशन था उस पर डिपेंडेंट रहता था वो डिपेंडेंसी कम हुई है, और इफेक्टिव रेट है वो डायरेक्टली इनटू टैरिफ के अंदर इफेक्टिव रेट अप्लाई होगी। अब रैशनलाइजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एग्जाम्पशन फॉर द गुड्स नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, ठीक है, जो रिमूवल ऑफ एग्जाम्पशन फॉर द गुड्स, तो जो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर ही होते थे डोमेस्टिकली, तो उनके लिए जो एग्जाम्पशन थी गुड्स के ऊपर वो रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ द एग्जाम्पशन फॉर गुड्स नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। सर्टेनिटी वैलिडिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग्स एक्सटेंडेड अप टू 3 to 5 ईयर, जो एडवांस रूलिंग थी वो आपकी एक्सटेंड होगी 3 ईयर to 5 ईयर तक। तो पॉलिसी गोल क्या है इसमें, रीइंफोर्सिंग सप्लाई चेन लोकलाइजेशन, की सप्लाई चेन को लोकल में ही उनको बढ़ावा दिया था, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी चेंजेस, सेक्टर वाइज क्या कस्टम ड्यूटी चेंजेस हुए। फूड एंड मैरिन की बात करें तो सी फूड इनपुट्स ड्यूटी फ्री लिमिट्स है, रेज 1% to 3% ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, वो जो लिमिट है वो रेज कर दी 1% से 3%, वो ड्यूटी फ्री लिमिट आपकी इंक्रीज होगी सी फूड इनपुट्स के ऊपर। डीप सी फिश कैच बाय द इंडियन वेसल्स ड्यूटी फ्री है, जो इंडियन वेसल्स वो डीप सी के अंदर जो भी फिश का जो बिजनेस करते हैं या फिश कैच करते हैं उसके वो ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो जो एक्सपोर्ट का जो टोटल 3% है वहां तक उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी, पहले 1% था, अब वो टोटल जितना इनपुट से एक्सपोर्ट है जो टर्नओवर का 3% वो कर दिया गया, 3% तक अलाउड है इनपुट्स। एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो द कैपिटल गुड्स फॉर बैटरी स्टोरेज एग्जेम्प्टेड है, सोडियम एंटी मोनेट एग्जेम्प्ट, एग्जाम्पशन एक्सटेंडेड टू 2035 तक, न्यूक्लियर का एग्जाम्पशन वो एक्सटेंड कर दिया। बायोगैस की बात करें दैट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेंट्रल एक्साइज से वो एक्सक्लूड कर दिया गया व्हेन ब्लेंडेड विद द सीएनजी, अगर सीएनजी के साथ उसको ब्लेंड करते हो तो। मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन से स्पेसिफिक पार्ट्स जो मंगवाते थे उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, इंपोर्ट्स के ऊपर सारा एग्जाम्पशन दे दिया गया। लेदर फुटवियर इनपुट्स बेनिफिट्स एक्सपेंडेड, एक्सपोर्ट टाइम लिमिट एक्सटेंडेड टू द 1 ईयर तक एक्सपोर्ट टाइम लिमिट आपकी एक्सटेंड हो गई है, 1 ईयर तक जो एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं एग्जाम्प्ट हैं, डिफेंस एमआरओ रॉ मटेरियल्स जो मंगवाते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए एयरक्राफ्ट के लिए उसके ऊपर एग्जाम्पशन देगी, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा इन चीजों के ऊपर, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। फूड एंड मैरिन है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एविएशन डिफेंस है, एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स है। फिर सेक्टरल हाईलाइट की बात करें तो पहले हमने बात की थी लास्ट में टैक्स की बात कर रहे थे, अब सेक्टरल वाइज हम बात करेंगे। तो इसमें फाइनेंस इंडस्ट्री एंड एमएसएमई है, तो इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो कमेटी फॉर द विकसित भारत बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी क्रिएट होगी। रिस्ट्रक्चरिंग द पीएफसी एंड आरईसी फॉर द एफिशिएंसी के लिए ये कमेटी या जो रेगुलेशन क्रिएट हुए हैं। डीपनिंग द कॉर्पोरेट एंड द म्युनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट, तो कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट ने उनको और डीपनिंग किया गया है और इसको क्रिएट किया है डीप वे में। तो बहुत सारे आप न्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो मार्केट में देखने को मिलेंगे आपको। 10,000 करोड़ एमएसएमई की बात करूं तो 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड फॉर द चैंपियन एमएसईज के लिए 10,000 करोड़ का जो बेनिफिट है, और टॉप अप फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के में उन्होंने 2,000 करोड़ का जो फंड है टॉप अप किया। ट्रेड्स रिफॉर्म्स मैंडेटरी फॉर द सीपीएसई, इलेक्ट्रॉनिक्स आउटले इंक्रीज टू द 40,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उन्होंने जो इंक्रीज किया, आउटले इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इतना
खर्च कर सकते हो, या इतना बजट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर होगा, किसके अंदर, एमएसएमई इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर की। तो जो कैपेक्स टारगेट है 12.2 लाख करोड़, उनका जो टारगेट है, फोकस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेट कॉरिडोर्स, नेशनल वाटरवेज एंड सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, इसको फोकस करना इनका डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर में हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया है, जैसे कोकोनट, कोकोआ, केसव, सैंडलवुड। तो इन क्रॉप्स के फोकस है इस बजट में। टेक इंटीग्रेशन की बात करें तो भारत विस्तार इन्होंने नाम दिया है, एआई एनेबल्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म उन्होंने अब लॉन्च होगा भारत विस्तार के नाम से। प्रोसेसिंग क्या होगी, क्रिटिकल मिनरल्स, कैपिटल गुड्स एग्जाम्प्ट होगी, जो क्रिटिकल मिनरल्स जो प्रोसेस करते हो या क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, उस पे जो आप अर्न करते हो, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे। फिर सोशल स्किल्स एंड टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग की बात करते हैं तो हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी, फोकस स्किलिंग इन हेल्थ केयर, एवीजीसी एंड टूरिज्म के ऊपर फोकस किए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिव्यांगजन असिस्टिव डिवाइस एंड स्केलिंग, उसके ऊपर फोकस है। एक्सपेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ावा दिया है। टूरिज्म एंड कल्चर की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल साइट डेवलपमेंट, देन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम मिशन, एक स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया है। देन समरी ऑफ इफेक्टिव डेज, अब फरवरी 1 2000 बजट को प्रेजेंट किया गया था, ये इफेक्ट कब से होगा, मोस्ट टैक्स चेंजेस इफेक्टिव अप्रैल 1 2026, और न्यू आईटीआर डेडलाइन फॉर द नॉन ऑडिट बिजनेस आईटीआर 3 and 4 अगस्त 31 2026, and last date for revised return will be the March 31 2027, and 27-28 ICDS requirement for fully scrapped. So that is the path of self-reliance for business, manufacturing incentives and simplified customers favor make in India and supply chain localization. And for taxpayers, compliance is becoming digital and stricter, higher penalties, TCS, but procedural frictions for the honest mistakes is being reduced. तो ये ओवरऑल जो हमारा बजट में जो बिजनेस और टैक्स पेयर के लिए जो इम्पैक्ट है वो ये। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। So I hope you will like this, and if you like, please comment and share my video and subscribe my YouTube channel Learn with Love. Thank you so much.